हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप जरा एक बार फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं ये ऐसा पहली इसलिए बार कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास के बीच में मैं कभी भी एक बार भी आपसे नहीं कहता कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं कहता ना, तो फटाफट से एक बार कर दो। और आपका जीवन ही किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए बना हुआ है, तो आप हमारी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? बताओ। अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर और क्या एक सब्सक्राइब हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो कर दो यार, एक हेल्प ही तो है। एक हेल्प है ये, एक मोबाइल पाठशाला यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए ये आपकी हेल्प ही है ये। कर दो फटाफट से। अब जरा ये देखो, कह रहा है कि सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं है तो आप असफलता से असफलता की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हो? असफलता से भी असफलता की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मतलब इसके बाद तुम्हारे सफल होने का कोई चांस ही नहीं है बच्चे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? देखो भाई, ये सवाल ऐसा है कि हमें सवाल को कैसे करें। कह रहा है कि टी पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो भैया पश्चिम हमारा किस तरफ है? इस तरफ है। सॉरी, इस तरफ है। 17 किलोमीटर चल रहा है। कह रहा वो दाएं मुड़ता है। भैया वो दाएं मुड़ गया। कहता 15 चल गया, 15 चला दो। फिर कह रहा फिर वो दाएं मुड़ जाता है। कहता फिर दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ेगा, फिर 17 चल रहा है, यानी कि फिर कहीं पहुंच गया। फिर कहता फिर आरामी से कितनी दूर है? तो भैया आरामी से 15 किलोमीटर दूर है। अब ये पता नहीं किधर से आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता। ये अगला सवाल है, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। वो रीजनिंग का सवाल था भाई साहब। कभी भी ऐसे आप सवाल दिया जाए ना कि आप बताओ इसका HCF बताओ, ठीक है, या इसका LCM बताओ, तो अगर HCF पूछे तो याद रखना हमेशा ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF क्या होता है? HCF। और बटा नीचे वाले का LCM। समझ रहे मेरी बातें? और LCM में ठीक उल्टा होता है, यानी कि नीचे वाले का LCM, सॉरी ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। अब यहाँ पे HCF पूछ रहा है तो आप समझते हो कि पहले इन दोनों का HCF निकाल लो, HCF आएगा 7। इन दोनों का LCM निकाल लो, HCF आएगा 55। तो 7/55 आपके सवाल का राइट आंसर है। कहानी एंड होती है यहाँ। कहता भाई ये वाला नंबर है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है। मैंने आपको सीजन में दबा के पढ़ा दिया इन सभी चीजों को। आप समझते हो 6 और 2 8, इसको एक ले लो तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये नंबर हो जाएगा 9 से डिवाइड। कहता इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा। बोलो क्या होगा तुम इकाई अंक से? देखो मेरे भाई, मैं आराम से ये बात समझा सकता हूँ आप सभी को कि एक काम करो ना, इसको 4 से डिवाइड कर लो। किसको? सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से। तो आप ये बात समझते हो सर 72 बार चला जाता तब तो ये हो जाता 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। आप एक बात और मेरी समझो, जब कभी भी आप 2 पे पावर 4 लिखते हो तो सर ये आता है 16 के। लेकिन 16 मतलब 4 से ठीक एक पहले, यानी कि 2 पे पावर 3। तो ये कितना देता है सर? ये देता है 8। ऐसे ही आप समझो जरा बात को कि अगर आप 2 पे पावर 8 लेते तो ये आता 512 के। लेकिन अगर 2 पे पावर 7 लेते हो तो ये आता सर कितने के? 128 के। आप समझो भाई कि 4 से जो पावर डिवाइड है उसके ठीक पहले यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। 4 से डिवाइड होने वाले पावर के ठीक पहले वाले पावर पे यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है? यहाँ पे देखो 72 है, 72 तो डिवाइड हो जाता, लेकिन डिवाइड होने के जस्ट एक पहले तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 8। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे भी करना चाहते हो 4 से डिवाइड कर लो। आप समझते हो 2 पे पावर क्या बचता? 3 बचता। 2 पे पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 8। यूनिट डिजिट 8 होती है, कहानी खत्म हो जाती है। वैसे भी ठीक है ना, आप याद है तो ये सब भी आप नहीं कर सकते। कह रहा है कि भाई इनका LCM क्या होगा। देखो मेरे दोस्तों, हम आपको LCM निकालने का एक लेटेस्ट तरीका समझाते हैं। लेटेस्ट तरीका है क्या, वो जरा ध्यान से समझिए। पहले हम सबसे बड़े नंबर को उठा के रख लेते हैं और ये देखते हैं कि इसके जो ये 2 का मल्टीपल है और 2 का बड़ा मल्टीपल है, तो 2 के इससे छोटे जितने मल्टीपल होंगे इसमें हो जाएंगे। जैसे 16 हो गया तो 16 ऑलरेडी इसमें होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का छोटा मल्टीपल है। देन 64। अब यहाँ पे जरा देखो, 8 पंजे 40, यानी कि 8 थोड़ा 5। तो भाई मेरे ये 8 तो इसमें होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे छोटा मल्टीपल है। अब 5 ही नहीं है तो 5 का और ले लो। मतलब बाकी सारी चीजें इसमें थी सिर्फ 5 के अलावा। तो LCM को पता है, LCM को कैसे निकालते हैं कि जो कॉमन है उसको तो मतलब एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको लिख लेते हैं उसको भी। तो इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? 320। ठीक है, LCM कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल करता है
ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। ऐसा है तो आप समझते हो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। अब बोलोगे सर बिल्कुल सही है, तो अगर ए माइनस बी इसको लिखोगे तो आप समझते हो कि सर ए जुड़ जाएगा यानी कि 6.4 हो जाएगा, और अगले में ये दोनों जुड़ जाएंगे ए मतलब ए प्लस बी करके ये सब जुड़ जाएंगे, तो ए प्लस बी अगर होगा ए माइनस बी का मतलब ए प्लस बी का मतलब ये हो गया, और ए माइनस बी का मतलब ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2.5 5, और 5 को जब आप गुणा करोगे तो 32 मेरे सवाल का उत्तर आएगा। बढ़ते हैं आगे। मजा आ रहा है? बोलो, आ रहा है मजा? यहाँ देखो, कह रहा है कि भाई 3 नल है ए बी सी एक टंकी को रकम से 180 20 और 90 घंटे में भर सकते हैं। कहता है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? यार देखो, इन सभी का जो एलसीएम हो सकता है वो 180 हो सकता है। 180 घंटा ले रहा है ए, बी ले रहा है 20 घंटा, और सी ले रहा है 90 घंटा। इनकी क्षमताएं निकाल लो, तो 180 से डिवाइड करोगे तो ए की क्षमता 1 हो जाएगी, 20 से डिवाइड करोगे तो बी की क्षमता 9 हो जाएगी, और सी से डिवाइड करोगे तो इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। अब 9 2 11 1 12, सबकी क्षमता मिला के 12 होती है, तो 12 क्षमता से 180 काम को 15 घंटे में कर सकता है ये, यानी 15 घंटे में हो जाएगी टंकी फुल। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये अगला सवाल है भाई साहब, इसको भी जरा करिए। ये मतलब सवाल कुछ ऐसा है, कह रहा है एक पाइप है, एक टंकी को 12 घंटे में भर सकती है। टंकी के तल में छेद होने के कारण ये 16 घंटे में भरता है, यानी एक इसी टंकी को भाई साहब 16 घंटे में, 12 घंटे में, और ए माइनस का भी क्योंकि ये खाली कर रहा है, कहता 16 घंटा लगा रहा है। दोनों का एलसीएम लोगे तो भैया आ जाएगा 48, 12 चौका 48, 16 3 48। ए की अकेले की क्षमता 4 है, 4 क्षमता है अगर इसकी, और ए माइनस बी अगर 3 है, तो इसका मतलब है कि बी की क्षमता कितनी होगी सर? 1 होगी, यानी एक क्षमता के साथ 48 कम को 48 घंटे में कर रहा होगा, या 48 घंटे में भर रहा होगा। उम्मीद है मेरी आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। कहता भाई ये 5 है, रूट का 5 है, कह रहा वो 10 है, वो 15 है, भुजा वाले मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ओके देखो भाई, पहली बात सुनो जरा, कि ये और ये इसका क्षेत्रफल बताना है। एक काम करो, पहले इसका क्या निकाल लो, परिमाप निकाल लो। लेकिन ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा तो गड़बड़ हो सकता है। अच्छा एक बात सुनो जरा, किसको आप और क्या लिख सकते हो? 5 5 125, रूट का 125, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो रूट का 100, और इसको आप लिख सकते हो 225 रूट का, लिख सकते हो। हाँ बोलो, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। अब मैं बोलूँ मेरे भाई कि अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा? अब बोलोगे सर हाँ दिख तो रहा है मुझे, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, समझ रहे हो? मतलब इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो तो ये इसके स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो ट्रिपलेट बना रहा है, और अगर ये ट्रिपलेट बना रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ सर ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस है, ये मेरे बेस और परपेंडिकुलर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इनमें से किसी को भी आधार मान लो, यानी कि 10, ऊंचाई ले लो 5 रूट का 5, इसको काट दो तो यहाँ आएगा 5, तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 25 रूट का 5। देखा, ये मैंने स्मार्ट वर्क कर दिया इसमें, आप होते तो नहीं कर पाते। कर लेते? अरे कर लेते तो बहुत अच्छी बात है ना?
और नहीं कर पाते तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना ये चीज। आओ अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु है 5% की छूट देने के पश्चात 25% का लाभ होता है। तो ये तो तुम्हारे इस वाले सवाल से, इस वाले फॉर्मूले से लग जाएगा, MP बटा CP दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस का डिस्काउंट। एंड नाउ द MP इज दिस वन, CP निकालना है, उल्टा कर दो इसको, प्रॉफिट को इधर लेते आओ, प्रॉफिट कितना हो रहा है 125, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 5 यानी कि 95, 19 पचे 95, अरे गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक तो है, 19 पचे 95, 25 पंजे 125, देखो 25 से काटोगे 25 से कम 25 हुआ, एक बचा, 25 पंजे 125 हो जाता है, ठीक है जी 15 या नहीं 105 नहीं कितना आएगा 25 से कम नहीं 25 ही आएगा, ठीक है 105 आएगा ना, नहीं गड़बड़ हो जा रहा है, 105 ठीक है। ठीक है अब 19 का गुणा कर दो, 19 पचे 95 और 19 से कम 19, खत्म कहानी, ये तो मेरा CP आएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल तुम बताओ मुझे कैसे करोगे। जैसे ये लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, 20% छूट देने के बाद दुकानदार को उपलब्ध है, ठीक है ना, दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है और वस्तु को कितने बेचता है 5440 रुपए में, कहता दूसरी छूट बताओ। भाई देखो 8000 रुपए थी, जब इस पे आप 20% की छूट देते हैं तो 80% पे चीज को बेचते हो, यानी कि ये 00 कट जाएगा, 8 8 64 यानी कि 6400। अब कह रहा है कि एक और छूट दिया जाता है, उस पर बेच दिया जाता है, तो बताओ वो छूट क्या है। तो इसको घटा लो यानी कि 60 हो जाएगा, और 54 घटाओगे 54 नहीं है ना, ये 9 है तो 960। भाई ऐसा है कि 960 की एक और छूट दी जा रही है, और वो छूट दी जाएगी किस पे, इस पे थोड़ा 100, यहां से कर लो, 16 चौके 64, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, यहाँ हो गया 0 के, 15 चौका 60, तो 15% मेरे सवाल का उत्तर है ना। लगाओ भाई लगाओ, काहे कि जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हारे मतलब आई मीन पल्ले ये पड़ेगा नहीं, समझ रहे हो क्या। तुम्हारे पल्ले ये पड़ेगा नहीं। तुम्हारे पल्ले ये तभी पड़ सकता है ना, तभी पड़ सकता है। कह रहा है कि x और y का अनुपात ये है, उनके व्यय का अनुपात ये है, कह रहा है दोनों में अंतर क्या है ये है, समझ रहे हो। तो यार देखना कि भाई अगर इनकी आय ये है, ठीक है, और कह रहा है उनका व्यय ये है 4 और 5, कह रहा है दोनों के जो माह में अंतर है, दोनों माह के, ठीक है कोई बात नहीं, देखो क्या ये डिफरेंस सेम है, अब बोलोगे सर डिफरेंस तो मुझे सेम दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 96, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 3 दूना 6 320 के। आपसे पूछ रहा है एक्स क्या है, तो एक्स क्या है बटा क्या होगा 7 है, 7 यूनिट तो 32 गुणा 7, तो ये 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 और 7 21 और 1 22। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता ना कि इसका डिफरेंस सेम ना होता दोनों तरफ, तब मैं वही वाला तरीका अपनाता, आपको मैंने कई बार बता दिया, इनका डिफरेंस इसका गुणा इन दोनों में, इनका डिफरेंस इन दोनों में गुणा कर दो और फिर डिफरेंस निकाल के देखो क्या डिफरेंस सेम आएगा तो हम कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि मेरे सवाल का उत्तर यही सही है क्योंकि यही मेरा उत्तर आ रहा है, ठीक है क्या। ठीक है भाई,
चलो जरा अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए का दिस वन और बी का दिस वन तो ए अनुपात बी का मतलब बताओ। तो भैया ऐसा करो, ए बटा 6.5 को इधर ला दो, बी बटा 4.5 को इधर कर दो। देखो पॉइंट हट जाएगा ऐसे करके क्योंकि दोनों तरफ है, 5 से काटोगे तो 13 25 65, यहाँ 9 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी मिला क्या? तो मैंने आपको बोला जब ऐसे है तो ऐसे ही लिख दिया करो, यानी कि 13 अनुपात 9। हाँ है ना, समझे समझे भाई? समझ गए? अगला सवाल ये कह रहा है आपसे कि एक कक्षा का औसत क्या है भाई? 36 किग्रा भार है। यदि एक 15 केजी भार वाला एक कक्षा में शामिल हो जाता है तो नया औसत भार 33 हो जाता है। भाई देखो सिंपल सी बात, कहता है एक कक्षा का औसत भार, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट थे, मान लो n स्टूडेंट थे, तो इनका जो सम मिलेगा सभी छात्रों का, जो औसत भार का सम मिलेगा वो इतना मिलेगा। कह रहा 15 केजी वाला एक स्टूडेंट शामिल हो जाता है और औसत कितना हो गया मेरे भाई? अब हो गया 33 के। किसके हो गया? 33 के। अच्छा बच्चे कितने हो गए? n+1 हो गए, क्योंकि एक ही बच्चा तो आया है ना। तो यहां कर दोगे तो 33 n+33, यहां हो जाएगा 36 n+15। इसको इधर करोगे तो 3n, इसको उधर करोगे तो 15 दूना 30 और 3 18 हो जाएगा। तो n की वैल्यू मेरे दोस्तों आ जाएगी 6 के बराबर। किसके बराबर? 6 के बराबर। यानी कि बच्चों की संख्या कितनी थी? 6। आप चाहो तो और भी तरीके कई सारे हैं, उससे कर सकते हो। ठीक है, आओ जरा अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल ठीक है, कहता है एक वस्तु को 21% लाभ पर बेचा गया, यदि 640 रुपए अधिक मूल्य में बेचा था तो 37% का लाभ होता है। कहता पहले 121 पे बेचा गया था भाई, तभी तो 21% का लाभ था। कह रहा अब मैं 137 में बेचना चाहता हूं, तो कह रहा कितना ज्यादा में बेचना चाहते हो? सर 640 में ज्यादा। तो आप देखो यहाँ यूनिट में कितना ज्यादा बेच रहे हो सर? 16% ज्यादा, यानी 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 640 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 16 चौके 64 यानी कि 40 के। आपसे बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट होगा तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4000 की। 100 यूनिट की वैल्यू 4000 की। क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला ऐसा है, कुछ सवाल कह रहा है एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? मस्त सवाल है ये, मैंने कहा ना ये मस्त सवाल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो 20% की हानि के साथ इसको बेचा जाता है, यानी बेचे जाने का मतलब एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ये इसका 80 रुपए। कहता है इस विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो यानी 160 कर दो, तो बताओ कह रहा है कितना लाभ हो रहा है? तो भैया 100 की चीज को 160 में बेचा गया तो 60% का लाभ नहीं हो रहा है? ऑटोमेटिक आप देख सकते हो। अब इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई और तरीका हो सकता है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। मतलब ये मैं कहता हूँ, अब मैं फ्रैक्शन निकालता तो ज्यादा टफ होता, लेकिन ये इतनी आसानी से आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कोई कोई सवाल ट्रेडिशनल मेथड से बहुत आसानी से हो जाते हैं और कोई कोई सवाल थोड़ा सा टाइम लेता है। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर वैसे करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। कह रहा है एक संख्या को पहले क्या, अच्छा ये भी ट्रेडिशनल मेथड से ही कर सकते हो। पहले कहता है संख्या को क्या किया जाता है भाई? 10% बढ़ाया जाता है। तो 100 को अगर 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। फिर कहता है इसको 20 घटा दिया गया, 20% घटा दिया गया। अच्छा 20% घटाओगे तो यार 20% तो 22 मिलेगा, समझना मेरी बात को। 20% 22 मिलेगा, अगर 22 में इसमें से घटाऊंगा तो 88 आएगा, यानी 100 की चीज को मैंने 88 बना दिया। तो कितने परसेंट की कमी कर दी? 12% की, सॉरी वृद्धि नहीं कमी करी है, समझे बात को? 12% की कमी। अगला कहता भाई दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से कम से 20% 5% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंट है? कहता भाई दो संख्याएं हैं, तीसरी से कह रहा है 20% 5% कम है, समझे? तीसरी को 100 मान लो, पहली को 95 लिखना पड़ेगा, दूसरी को 80 लिखना पड़ेगा। ये ए है पहली संख्या, ये बी है दूसरी संख्या, सी है तीसरी संख्या। कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? तो दूसरी का तो भैया जिसका वो नीचे, हाँ या ना? बोलोगे सर हाँ।
अब तो सही। एक काम करो, गुणा 100 कर लो। 100 किया तो ये खत्म हो गया, यहाँ या 950 बटा 8। सर 8 एक कम 8 करोगे 15 हो जाएगा। सर 0 भी करोगे है 8 एक कम 8 है, ये क्या हो गया? दूसरी का कितना परसेंट है? ठीक तो है, हमने सही तो लगाया, 5% का मैं नहीं, ये 100% से ज्यादा आएगा। और अब हमें देखना ही पड़ेगा ना कि कहीं ये 15 तो नहीं था। एक सेकंड पे रुको, हमें देखना ये था कहीं ये 15% तो नहीं था। यहाँ पे 15% लिख के जरा देखो क्या आंसर आ रहा है मेरा वही। तो अगर ये 15% कम होगा तो अब ये समझते हो ये 85 होगा। ठीक है, अब जरा समझो ये 85 तो भी तो 100 गड़बड़ जाएगा है ना, तो भी ये 95 तो नहीं बनाएगा। यहाँ पे 25 लिखो, गड़बड़ कर दिया इसने पूरा काम ही। तो 25 अगर यहाँ करोगे तो ये मिलेगा 75 के। अब सिंपल सी बात है, बताओ 75 80 का कितना परसेंट है? ठीक है, अगर ये सवाल होता गुणा 100 करते हैं, यहाँ 750 होता, बटा 8 होता। अब 8 9 72 कर दो, बचा कितना 3, यानी कि 30 हुआ। 8 3 24 हो जाएगा, 0.11। देखो ये मिल गया ऑप्शन। मतलब मैं ये जानता हूं ना, वहां पे 15 नहीं है, वहां 25% है ना, 5 भी नहीं है। कहता है किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत तो भाई साहब क्या करना है 220 किलोमीटर, तथा धारा के अनुकूल 130 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा? भाई हमें ये पता है कि अगर आप x प्लस वाई लेना चाहते हैं तो ये मिलेगा 70, अगर आप x माइनस वाई लेना चाहते हैं तो ये मिलेगा 60। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। किसी नाव की गति धारा के अनुकूल दिशा में, ध्यान से समझना, धारा के अनुकूल दिशा में 65 है। तो अब ये जरा समझ लो कि धारा के अनुकूल दिशा में ये देख ही दिया है। तो धारा के अनुकूल का मतलब ये होता है कि सर x प्लस वाई, सर ये x प्लस वाई बराबर 65 है। अच्छा, अगर x माइनस वाई की वैल्यू पूछे तो कितना आएगा? सर ये तो फिर 60 होता है ना, कितना होता? 60 होता। भाई सॉरी सॉरी मेरे भाई, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होता भाई? 55 होता। 55 इसलिए क्योंकि अब हमें पता है कि ना 5 तो इसमें ऑलरेडी था, 5 और घटाओगे तो 55 ही तो होगा, है ना। 5 तो उसमें ऑलरेडी है तो वो भी घटाना और 5 गति भी घटानी, 55 हो जाएगा। अब जरा देखो भाई, 130 किलोमीटर अगर चलेगा तो यहां लेगा 2 घंटा, और अगर 220 किलोमीटर चलेगा तो कितना ले रहा है? 2 घंटा, 5 दूना 10, नहीं 4 घंटा, 4 5 20, 4 घंटा। कितना ले रहा है भाई? 4 घंटा। तो कुल मिला के कितना लिया? 6 घंटा। ठीक है, आसान है, तुम कर सकते हो। आज का ये अंतिम सवाल है, आज हम यही रखेंगे, इसको जरा बढ़िया से चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। ठीक है ना। कह रहा है एक व्यक्ति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी स्थान पर जाता है, एक भिन्न गति से वापस आता है, मतलब इससे जाता है और किसी और गति से वापस आता है। कहता औसत गति कितनी है भाई? 75 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा वापस आने में कितना समय लगा? एक बात जरा मेरी बात ध्यान से पहले सुन लो, बहुत आराम से सुन लो, बहुत प्यार से। हम चाहें तो इस सवाल को किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो एवरेज स्पीड अगर 75 है, आपसे कह रहा है यहाँ 50 गुना 100 बना देगा, यहाँ 50 और प्लस वाई। ठीक है, देखो 25 से काटोगे तो 25 थी या 75 मिलेगा, 25 का 100 मिलेगा। इसको आप उधर कर दोगे तो 3y, ठीक है, प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू यहां मिल जाएगी 150, यानी कि आ रहा है 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो कोई एक डिस्टेंस मान के कर लो तो भी आपका सवाल वही आएगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है जी, आए बस समझ में। ये सारे के सारे सवाल आपके हो गए हैं। आप सभी लोगों को मेरे ऊपर भरोसा होगा ही, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, पूरा का पूरा आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें दे रहा हूँ। आपको करना सिर्फ इतना है कि इन सभी सेशनों को देख मात्र लेना है, क्योंकि अगर तुम देख गए ना तो भी तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। और अगर पॉसिबल हो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सीजीएल की क्लास जरूर देखें,
क्योंकि अगर सीजीएल की क्लास तुम देख रहे हो तो ये वाली चीजें तुम धुआं धुआं कर दोगे, समझ रहे हो। इस वाली चीज में बहुत ज्यादा तुम्हें दम झोंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कर लो, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। मतलब वो डिस्क्रिप्टिव सीधा सीधा देखो सवालों को और करने का भी उसमें प्रयास करो। इसमें तो तुम सिर्फ देख लो, वही तुम्हारा काफी है। ठीक है, आई बस समझ में। आज इतने रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।